तो बच्चे लोग कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में देखा था इनकम मेथड क्या होता है और इनकम मेथड की मदद से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि वैल्यू एडिड मेथड क्या होता है और वैल्यू एडिड मेथड की मदद से हम नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना क्लियर सब बच्चों को। तो बच्चों हम स्टार्ट करें कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। उससे पहले हमें ये तो पता हो कि आखिर वैल्यू एडिड मेथड होता क्या है, हमें इसका मीनिंग तो पता हो। तो देखो वैल्यू एडिड के जैसे नाम में ही पता लग रहा है वैल्यू एडिशन, कि हम ना गुड्स की फाइनल वैल्यू कंसीडर नहीं करते इस मेथड में। जैसे हमने क्या करा था इनकम मेथड में, क्या करा था गुड्स जो फाइनल गुड्स थे हमारे उस पर जितनी भी इनकम जनरेट हुई है उसको हमने कंसीडर करा था। इसमें हम क्या करते हैं फाइनल वैल्यू को ना लेके गुड्स में जितना भी वैल्यू एडिशन हो रहा है हर लेवल पे, क्योंकि एक गुड्स जो है डायरेक्टली नहीं बन जाता, वो अलग अलग तरह के प्रोसेस से बन के आता है और हर लेवल पे कुछ ना कुछ उसमें वैल्यू एडिशन होता है। ठीक, तो जितना भी वैल्यू एडिशन हो रहा है ना, हम डायरेक्ट उसी की वैल्यू को कंसीडर करते हैं, फाइनल वैल्यू को कंसीडर नहीं करते। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ बनाया हुआ है। मान के चलते हैं कोई ए पर्सन है जो क्या करता है जंगल में जाता है और लकड़ियाँ काट के लेके आता है। अब इसे जंगल से जो लकड़ी मिलेंगी उनकी वैल्यू कितनी होगी, 0 रुपये, क्योंकि इसे तो फ्री में ही पड़ी ना। हाँ, इसका टाइम लगा है, मेहनत लगी है, वो एक अलग चीज़ है, बट मॉनेटरी टर्म में तो इसका कोई एक्सपेंस नहीं हुआ। ए ने क्या करा, बी को 500 रुपये में वो लकड़ियाँ बेच दी, तो इसने लकड़ियों में जिनकी वैल्यू इसके पास 0 थी कितने का वैल्यू एडिशन करा, 500 का। ठीक, अब बी के पास ये लकड़ियाँ, इसके पास कॉस्ट कितनी थी, 500। ठीक, इसने क्या करा, उसे फर्नीचर में कन्वर्ट करके सी को बेच दिया 1000 रुपये में। तो मतलब कि 500 की लकड़ी इससे पड़ी थी, इसने सामने 1000 में बेच दी, तो वैल्यू एडिशन बी ने कितने का करा, 500 का। ठीक, अब सी ने क्या करा, आगे रिटेलर को बेच दिए फर्नीचर 1500 में, तो सी को ये फर्नीचर 1000 में पड़ा था, डी को 1500, तो सी ने वैल्यू एडिशन कितने का करा, 500 का। ठीक, डी ने क्या करा, वही फर्नीचर आगे फाइनल कंज्यूमर जो है ई उसे बेच दिया। ठीक, तो ई को इसने बेचा 2000 में, यानी कि डी ने कितने का वैल्यू एडिशन करा, 500 रुपये का। तो अब तक हम इनकम मेथड में क्या कर रहे थे, डी ने क्या करा था, ई को माल बेचा था 2000 रुपये का, क्योंकि ई जो था फाइनल कंज्यूमर था, और हमने सेकंड चैप्टर में देखा था हम फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही कंसीडर करते हैं नेशनल इनकम में। ठीक, तो यहाँ पे डी की जो थी 2000 रुपये की इनकम जनरेट हो गई थी, तो इनकम मेथड में हम ये सिर्फ 2000 रुपये की इनकम को कंसीडर कर रहे थे। बट वैल्यू एडिड मेथड में हम क्या देखेंगे कि हम ये 2000 रुपये की इनकम ना लेके ये जो हर लेवल पे 500 का वैल्यू एडिशन हो रहा है ना, इसको कंसीडर करेंगे। तो ये होता है हमारा वैल्यू एडिशन मेथड। ठीक है, क्योंकि हम अगर वैल्यू एडिशन भी लेंगे हर लेवल का 500 500 500 500 लेंगे, तो वो भी फाइनल गुड्स की वैल्यू के इक्वली आएगी, 2000 के बराबर। इतना क्लियर सब बच्चों को। मतलब कि अगर चाहे मेथड कोई सा भी हो, वैल्यू एडिशन हो या इनकम, आंसर हमेशा सेम ही आने वाला है। तो बच्चों अब अगर बात करें कि वैल्यू एडिड मेथड से हम इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो इसके भी हमारे दो तरह के स्टेप होते हैं। ठीक है, सबसे पहला की स्टेप क्या होता है, सबसे पहले याद रखना, जैसे इनकम मेथड में आपको सबसे पहला स्टेप क्या था, एनडीपी एट एफसी यानी कि डोमेस्टिक इनकम फाइंड करना, वैसे ही वैल्यू एडिड मेथड में आपका सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जीडीपी एट एमपी की वैल्यू को ऐड करना। जीडीपी एट एमपी हमें बताता है कि हमारी कंट्री में वैल्यू एडिशन कितना हो रहा है। इतना क्लियर सब बच्चों को। तो मतलब कि वैल्यू एडिड का क्वेश्चन आए ना, तो समझ जाओ कि आपको सबसे पहले जीडीपी एट एमपी निकालना है कैसे भी करके। अब ये कैसे निकलता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट लेते हैं, माइनस कर देते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि जो भी इंटरमीडिएट गुड्स है, ऐसे गुड्स जो पूरी तरह बने नहीं है या जिनमें फर्दर वैल्यू एडिशन हो रहा है, हम उनको कंसीडर नहीं करते। जैसे यहाँ पे देखो, मान के चलते हैं आप ना सिर्फ सी और डी को देखना, ठीक है, ना ई को देखना ना इससे पहले देखना, मैं इसे कवर कर देता हूँ। ठीक, मान के चलो ये डी ने 1500 रुपये के गुड्स खरीदे। ठीक, यानी कि इसके पास जितने भी गुड्स हैं, इसके पास जितना भी आउटपुट है, उनकी वैल्यू कितनी है, 1500 रुपये। इतना क्लियर सब बच्चों को। अब इसने ये गुड्स किससे खरीदे थे, सी से, यानी कि सी से खरीदे थे गुड्स, और सी के पास इन गुड्स की कॉस्ट कितनी थी, 1000 रुपये। ठीक, अब ये 1000 रुपये के जो भी गुड्स पहले सी के पास थे, सी के लेवल तक तो ये इंटरमीडिएट गुड्स होंगे, इतना तो सब बच्चे मानते हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो डी के पास था उसमें से ये जो सी के पास इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि सी ने क्या करा है, ये गुड्स आगे दोबारा सेल कर दिए हैं, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में आएंगे। तो हमने क्या करा, 1500 रुपये के वैल्यू के गुड्स जो डी के पास थे, उसमें से हमने सी के पास जो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू है उसे माइनस करा, तो हमें ये 500 रुपये का वैल्यू एडिशन मिल जाएगा ना। ठीक, अब ये मैंने हर लेवल पे इसलिए दिखाया क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, अगर हर लेवल का हम एक एक करके चेक करेंगे, तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ सी और डी के बीच में एक एग्जाम्पल के साथ बता दिया, ताकि आपको बाकी लेवल्स का भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बच्चों अब इस चीज़ को ज़रा एक बार और पढ़िए। सबसे पहले फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट एमपी, यानी कि वैल्यू एडिड का क्वेश्चन सोल्व करते टाइम हमें सबसे पहले जीडीपी एट एमपी निकालना है। जीडीपी एट एमपी हमें क्या बताता है कि कंट्री में कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है। ये कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक, जैसे हमने एग्जांपल में क्या था,
डी के पास 1500 रुपये का वैल्यू आउटपुट की वैल्यू थी, ठीक, और इसके अंदर 1000 रुपये का जो सी के इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू थी 1000 रुपये, वो भी तो इंक्लूड थी। तो हमने क्या करा, 1500 में से जो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट था उसमें से 1000 रुपये का इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दिया, तो हमारे पास 500 रुपये का क्या आ गया, वैल्यू एडिशन। इतना क्लियर सब बच्चों को? तो बच्चों अब जो ये हमारे पास GDP एट MP है, इसके अंदर जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है ये कैसे निकलता है, ठीक, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, यानी कि हमने कितना बेचा एक साल के अंदर, प्लस कर दो उसमें जितना भी हमारा स्टॉक में चेंज हुआ है वो। सिंपल सी बात है, हमारे स्टॉक में जितना भी चेंज होगा एक साल में, हमने उतनी प्रोडक्शन करी होगी, प्लस जितना माल बेचा होगा वो भी तो हमारे प्रोडक्शन का पार्ट होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जितना स्टॉक में चेंज हुआ और जितना माल हमने बेच दिया उसको ऐड कर देते हैं, हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाती है। इतना क्लियर सब बच्चों को? उसके बाद हमारा एक वर्ड आता है चेंज इन स्टॉक। कैसे निकलेगा चेंज इन स्टॉक, जैसा आपने सेकंड चैप्टर में करा था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। वहीं हमारा लास्ट आता है सेल। कैसे निकलेगी, क्वांटिटी सोल्ड इनटू प्राइस, यानी कि हमने जितनी भी क्वांटिटी बेची उसे मल्टीप्लाई कर देंगे एक ही यूनिट की प्राइस से, तो हमें टोटल सेल मिल जाएगी। इतना क्लियर सब बच्चों को? और जो इंटरमीडिएट कॉस्ट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन है ना, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होगी, तो इसका आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पहला स्टेप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आपको बस कुछ नहीं करना है, GDP एट MP निकालनी है। वो कैसे निकलेगी, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या बोलता है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम NNP एट FC बाय एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ GDP एट MP। यानी कि जैसे हमने कन्वर्जन रूल करा था ना लास्ट क्लास में, वैसे ही हमें GDP एट MP तो मिल गई। तो फिर उसके बाद हमें अगर नेशनल इनकम पूछे या और भी कोई एग्रीगेट पूछे क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, उसे GDP एट MP से एडजस्ट करके नेशनल इनकम या जो भी एग्रीगेट पूछा है उसमें कन्वर्ट कर देंगे। जैसे अगर NNP एट FC यानी कि नेशनल इनकम पूछा, तो हम क्या करेंगे, GDP एट MP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIE माइनस NIT। ये कन्वर्जन कैसे हो रहा है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ लास्ट वाली क्लास जाके देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बच्चों अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, वैल्यू एडिड। अगर कहीं भी वैल्यू एडिड आ जाए ना, तो समझ जाना वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहा है। इतना क्लियर सब बच्चों को? तो हमें क्या बोला है, नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि हमें क्या बोला है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड करने को बोला है, ठीक। अब ये फाइंड कैसे होगा, हमने सबसे पहले क्या देखा था, हमें फाइंड करना है GDP एट MP, ठीक है। तो हमें कैसे भी करके GDP एट MP को फाइंड करना है। अब GDP एट MP निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। और चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके आता है। इतना क्लियर? तो अब देखो, मैंने सबसे पहले क्या करा, क्वेश्चन में देखा हमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, चेंज इन स्टॉक निकाल लिया कि चेंज इन स्टॉक कैसे निकला, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमें कितना गिवन था, 20, ओपनिंग गिवन था 10, 20 माइनस 10 यानी कि 10 लाख हमारा ओपनिंग चेंज इन स्टॉक आ गया। उसके बाद हमें क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलती है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल हमें क्वेश्चन में गिवन है 100 लाख, चेंज इन स्टॉक हमने निकाला है 10, तो हमारा क्या आ गया, 110 लाख आ गया हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो बच्चों वैल्यू ऑफ आउटपुट आने के बाद हमें क्या करना होता है, GDP एट MP निकालना है। अब हम GDP एट MP आराम से निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें क्वेश्चन अभी हमने कैलकुलेट करी है, कितनी आई, 110 लाख, माइनस देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कितना, 50, तो 110 में से 50 के हमारा आ गया 60 लाख, कितनी, GDP एट MP की वैल्यू। बच्चों जैसे ही हमें GDP एट MP की वैल्यू आ गई, हमें क्वेश्चन में क्या बोला था फाइंड करने के लिए, NDP एट FC। तो हम क्या करेंगे, NDP एट FC कैसे निकालेंगे, GDP एट MP हमारे पास हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, तो हमें क्या करना होता है, नेट इनकम चाहिए, हमारे पास ग्रोस है, तो हमें ग्रोस इनकम को नेट पे लेके जाना है, तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। बीच में डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, हमें चाहिए भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमें फैक्टर कॉस्ट चाहिए, मार्केट प्राइस है, तो हमें मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट पे ले जाने के लिए क्या करते हैं, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं। इतना क्लियर सब बच्चों को? तो हमने कर दिया NIT माइनस। अब हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी और आंसर आ जाएगा। सबसे पहले GDP एट MP कितना है, 60 लाख। डेप्रिसिएशन देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है 12 लाख, तो हमने डायरेक्ट माइनस कर दिया। फिर हमें माइनस करना है NIT। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में हमें NIT नहीं गिवन, बट NIT निकलता कैसे है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक। तो हमें देखो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी गिवन है क्या, ठीक है। क्वेश्चन में देखो हमें इनडायरेक्ट टैक्स नाम से डायरेक्ट गिवन नहीं है, बट हमें यहाँ थर्ड नंबर पे लिखा है एक्साइज। एक्साइज भी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है, ठीक। तो हमें थर्ड नंबर पे इनडायरेक्ट टैक्स मिल गया कितना, 15 लाख, तो हमने वो लिख दिया। माइनस सब्सिडी हमें गिवन नहीं है, तो वो हो जाएगा 0, ठीक। तो उसके बाद हमने बस सोल्व करना है, 60 लाख माइनस 12 लाख माइनस 15 लाख, 15 लाख तो आ गया हमारा 33 लाख NDP एट
FC। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने कैसे करा आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर अभी भी किसी को इसमें डाउट है ना, तो अभी चिंता मत करो, एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चे लोग अपना इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं कैसे सोल्व करता हूँ, इसमें हमें क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड चेंज इन स्टॉक। हमें यहाँ पे कोई भी इनकम का एग्रीगेट नहीं पूछा, जैसे कोई लास्ट वाले क्वेश्चन में NDPAT FC पूछा था। इसमें हमें क्या बोला है, चेंज इन स्टॉक निकालना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक। अब इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, आपको याद है मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला था, वैल्यू एडिट का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको GDPAT MP निकालना है। तो हमें GDPAT MP निकालना है। ये कैसे निकलता था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस चेंज इन इंटरमीडिएट कंजम्पशन या कॉस्ट, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट आती थी उसमें चेंज इन स्टॉक इंक्लूड होता था। अब अगर हमें चेंज इन स्टॉक नहीं पता और ना ही हमें क्वेश्चन में कहीं वैल्यू ऑफ आउटपुट देखोगे अलग से भी नहीं दिया हुआ, तो हम कैसे GDPAT MP निकाल सकते हैं, ऐसे तो निकाल नहीं सकते। तो इसके लिए देखो, हमें कोई ना कोई अलग तरह का इनकम का एग्रीगेट क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे सेकंड नंबर पे गिवन है नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट, और वैल्यू एडिड को मैंने अभी आपको बताया क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो मैं बोल सकता हूँ कि हमें NDPAT FC गिवन है, नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक। तो क्या मैं इसकी मदद से GDPAT MP निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ग्रोस इनकम चाहिए, हमारे पास नेट है, तो नेट इनकम से ग्रोस पे जाने के लिए हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन प्लस कर देते हैं। फिर हमें क्या देखना है, हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहिए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे। हमें मार्केट प्राइस चाहिए, हमारे पास फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए हम NIT को ऐड करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करते हैं। तो हम क्या कर देंगे, ऐड NIT। इतना क्लियर सब बच्चों को। अब बस हमें क्वेश्चन में से देख के वैल्यू पुट करनी है। सेकंड नंबर पे NDPAT FC कितना था, 17,600 लाख, ठीक। डेप्रिसिएशन कितना गिवन है, अब देखो डेप्रिसिएशन डायरेक्ट नहीं गिवन, बट हमें 6 नंबर पे लिखा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताया था डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम ही क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो हमें इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 3,000। इतना क्लियर सब बच्चों को। प्लस NIT, फोर्थ नंबर पर देखो हमें NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है डायरेक्टली 400, ठीक। तो अब हमें बस ये ऐड करना है और हमारा GDPAT MP आ जाएगा। 17,600 में 400 जोड़े 18,000 और 3 जोड़े 21,000 लाख, हमारा क्या आ गया, GDPAT MP। आई होप, तो बच्चे लोग मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा कि मैंने GDPAT MP की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी है। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, तो मैंने बच्चे लास्ट पार्ट में यही चीज़ इनकम मेथड में सेम चीज़ हमने करी थी और बहुत डिटेल में करी थी। अगर किसी ने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप प्लीज़ जाके पहले उसे चेकआउट करिएगा, तभी आगे का देखिएगा, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगी सब चीज़। इतना क्लियर। अब देखो हमने GDPAT MP तो निकाल ली, हमें पूछा कहता है चेंज इन स्टॉक। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट चेंज इन स्टॉक को मान लेंगे हम कितना, X, ठीक है, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है। अब एक चीज़ बताओ, हमारा जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होता था वो कैसे निकलता था, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या हमें क्वेश्चन में सेल गिवन है, थर्ड नंबर पे देखो 30,000 रुपये की सेल गिवन है, सॉरी 30,000 लाख, 30,000 लाख की हमें सेल गिवन है। चेंज इन स्टॉक हम भी हमने देखा कितना है हमारा X, क्योंकि हमें वैल्यू नहीं पता तो हमने उसे X मान लिया। तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, 30,000 प्लस X। तो अब हमारा जो GDPAT MP होता था वो हम एक्चुअल में निकालते कैसे थे, GDPAT MP कैसे निकलता था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, ठीक, या कंजम्पशन जो भी बोल लो। अब बच्चों हमने देखो GDPAT MP की वैल्यू निकाली थी कितनी, 21,000 लाख। वैल्यू ऑफ आउटपुट अभी हमने निकाला 30,000 प्लस X माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना, 10,000, ठीक है। अब हमें बस कुछ नहीं करना, ये सोल्व करना और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये 10,000 इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 30,000 वो प्लस X। तो यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, 31, वो 31,000 माइनस करेंगे 30,000 तो कितना आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना होगा, 31,000 माइनस 30,000। तो हमारे X की वैल्यू यानी कि चेंज इन स्टॉक की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी, 1,000 लाख।
ये एंड में यूनिट लगाना मत भूलना, वरना पूरे क्वेश्चन के नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो हमारा एंड में जो चेंज इन स्टॉक आया वो कितना आ गया, 1000 लाख। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमने कैसे निकाला, हमें क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक पूछा था, बट जीडीपी टेम्पी निकालने के लिए हमें चेंज इन स्टॉक ही चाहिए होता है, तो हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते जीडीपी टेम्पी। तो हमने क्वेश्चन में देखा हमें एनडीपी एफसी गिवन था, तो हमने कन्वर्जन रूल लगा के पहले जीडीपी टेम्पी निकाला, फिर हमने लेट कर लिया चेंज इन स्टॉक को एक्स, हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल दी, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल थी 30,000, चेंज इन स्टॉक हमने एक्स माना था तो उसे 30,000 प्लस एक्स कर दिया। फिर हमने जीडीपी टेम्पी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, उसमें वैल्यू पुट करी और एक्स की वैल्यू को फाइंड करा, हमारा चेंज इन स्टॉक आ गया। आई होप कि अब आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि ये क्वेश्चन मैंने सोल्व कैसे करे, ठीक है। याद रखना क्वेश्चन दो ही तरीके आएंगे, या तो वो आपको डायरेक्ट जो है ना कोई इनकम का एग्रीगेट पूछेगा जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, या फिर वो आपको अंदर का कोई एलिमेंट पूछेगा कि मतलब उसने जीडीपी टेम्पी या और कोई इनकम ना पूछ के आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट के एक अंदर का एलिमेंट पूछ लिया, तो वो आपको एक ऐसा एलिमेंट पूछ सकता है। और एलिमेंट अगर पूछता है तो आपको इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना होगा। इतना क्लियर सब बच्चों को? तो बच्चों अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है प्रिकॉशन रिगार्डिंग वैल्यू एडिड मेथड। जैसे हमने लास्ट पार्ट में इनकम मेथड के प्रिकॉशन देखे थे ना, ऐसे ही वैल्यू एडिड के होते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ तुम नोटिस करोगे, जितने हमने इनकम मेथड के देखे थे ना उससे ही सिमिलर से ना वैल्यू एडिड के होंगे, तो इसलिए अपना सारे रटने मत बैठना, किसी एक मेथड के अच्छे से कर लेना, बाकी सेम सेम से होते हैं तो आप उन्हें अपने हिसाब से बना के लिख सकोगे। तो देखो वैल्यू एडिड का सबसे पहला हमारा प्रिकॉशन क्या आता है, सबसे पहले हम देखते हैं टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम की कौन से ऐसे प्रिकॉशन है जो हमें नेशनल इनकम में ऐड करने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, कमीशन अर्न ऑन अकाउंट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। यानी कि अगर मैंने किसी पर्सन को कोई भी चीज़ बिकवाने में मदद करी है, यानी कि अगर मैंने कोई भी सेकेंड हैंड गुड्स किसी को बिकवाने में मदद करी है और उससे मैंने कमीशन रिसीव करा है कुछ, ठीक है, तो वो जो कमीशन होगा वो हमारा वैल्यू एडिड में इंक्लूड होगा। ये क्या आता है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यानी कि अगर मैंने गुड्स अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए ग्रो करे हैं तो वो उन गुड्स की जो वैल्यू होगी ना वो भी हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। सिंपल सी बात है, मान के चलो अगर मैं एक फार्मर हूँ, ठीक है, और मेरे खेत में जो भी सब्जियाँ उगती हैं मैंने क्या करा, कुछ उसमें से खुद के लिए खुद के कंजम्पशन के लिए रख ली और कुछ मैंने मार्केट में बेच दी, तो वो जो सब्जियाँ थी जो मैंने खुद के कंजम्पशन के लिए रखी है ना, उनकी वैल्यू भी वैल्यू एडिशन में इंक्लूड करी जाएगी, यानी कि नेशनल इनकम में इंक्लूड करी जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर मैं वो ना कंजम्पशन के लिए लेता तो वो मार्केट में बिकती और हमारी नेशनल इनकम को इंक्रीज करती। इसलिए हम जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन करते हैं वो भी हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। अगला आता है इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस। जैसे हमने इनकम मेथड में देखा था कि अगर ओनर अपने खुद के घर में रह रहा है तो उस पर रेंटल इनकम जनरेट हो सकती थी, बट वो खुद के घर में रह रहा है तो इसलिए वो इनकम जनरेट नहीं हो रही, तो वो जो रेंटल इनकम जनरेट हो सकती थी ना, हम उसे भी नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, सेम जैसे हमने इनकम मेथड के टाइम पे देखा था। अब आते हैं कि हम क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन। देखो अगर मान के चलो अगर कोई एक फार्मर है, ठीक है, फार्मर ने क्या करा, अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए फसल उगाई, तो वो जो फसल उगी है उसकी वैल्यू तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी, बट उसने जितनी मेहनत करी है, उसकी जितनी वेजेस बनती हैं उस फसल को उगाने में, तो उसकी वेजेस को हम कंसीडर नहीं करेंगे। इतना क्लियर सब बच्चों को? अगला आता है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। सिंपल सी बात है, हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, इसलिए हमने क्या कहते हैं फॉर्मूला में भी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स करते हैं। एंड मैंने आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाते टाइम भी बताया था कि फाइनल गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। थर्ड आता है वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। यानी कि अगर मैंने कोई भी सेकेंड हैंड गुड्स को सेल करा, ठीक, और उस पर मुझे कोई भी इनकम जनरेट हो रहा है, यानी कि कुछ भी वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो वो जो वैल्यू एडिशन है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। मान के चलते हैं एक बुक है, ठीक, जो 2021 में बनाई गई थी, ठीक है, यानी कि 2021 में प्रिंट हुई थी। इसे 2021 में किसने खरीदा था? ए ने खरीदा था। कितने में? 500 रुपये में। 500 रुपये में इसने 2021 में बुक खरीदी थी। अब इसने क्या करा ना 2023 में, यानी कि इसने बी को बेच दी ये बुक 2023 में इसने बी को क्या कर दी? सेल कर दी। कितने में? 250, यानी कि 50% डिस्काउंट पे इसने बी को सेल कर दी। तो देखो 2023 में ये बुक बिकी है 250 रुपये की, तो ये 250 रुपये की वैल्यू एडिशन हुआ इकोनॉमी में, बट ये जो वैल्यू एडिशन है ना 250 रुपये का, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस बुक की एक्चुअल वैल्यू थी 500 रुपये और ये प्रोड्यूस कब हुई थी? 2021 में, ठीक, यानी कि इसकी जो वैल्यू थी 500 रुपये इस बुक की, और इसकी जितनी वैल्यू होनी चाहिए थी वो पहले ही 2021 में नेशनल इनकम में इंक्लूड हो चुकी है। तो इस पर अगर कुछ भी दोबारा इनकम जनरेट होती है तो हम उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक।
तो ये जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है वो है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इसका मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज when the value of any goods and services produced in the country during the period of accounting year considered twice or more than twice। यानी कि अगर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर उनकी वैल्यू को एक से ज़्यादा बार अगर गलती से ऐड कर देते हैं नेशनल इनकम में या कंसीडर कर लेते हैं नेशनल इनकम में, तो हमारी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज हो जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी चीज़ की वैल्यू को 2 बार जोड़ दोगे नेशनल इनकम में तो नेशनल इनकम तो गलत ही आएगी ना। इतनी सिंपल, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले होता है फाइनल आउटपुट मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड क्या कहता है कि आप जो है डायरेक्टली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को कंसीडर करो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम, या फिर आप क्या करो, हर लेवल पे होने वाला वैल्यू एडिशन कंसीडर करो, तो भी आपको ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंपल सी बात। फाइनल आउटपुट मेथड में ये बोल सकता हूँ, ये इनकम मेथड की बात कर रहे हैं कि आप क्या करो, इनकम मेथड यूज़ करो। यानी कि इनकम मेथड में हम क्या कहते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जो इनकम जनरेट हो रही थी वो ले रहे थे, तो हम बोल सकते हैं फाइनल आउटपुट मेथड कुछ नहीं, इनकम मेथड की बात कर रहा है। दूसरा जो वैल्यू एडिड मेथड है, जो हमने आज ही देखा है, हर लेवल पे होने वाला वैल्यू एडिशन को ऐड कर दो, तो ये तो वैल्यू एडिड मेथड की ही बात कर रहे हैं। सिंपल सब बच्चों को, ठीक। तो ये होता है हमारा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो बच्चों आज मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको आज जितना पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं और आज हमारा वैल्यू एडिड मेथड भी अच्छे से खत्म हो गया है। अब इस चैप्टर में बस 2 क्लास और लगेंगी। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड को खत्म करेंगे एंड देन उसके बाद नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी को खत्म करेंगे। बहुत सिंपल टॉपिक है, उसके बाद ये आपका चैप्टर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो बच्चों अब हम सीधा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके चेक कर लेना।